बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं केएम खान टॉक्स। नाज़रीन, आज अब हम एक नहायत अहम मौजू पे बात करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है। वो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। आज जो है एक लेटर जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रिलीज़ कर दिया पब्लिक को, जो कि मेरे हिसाब से वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो वो लेटर उन्होंने लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 4 जजेज़ उनके साथ बेंच में थे, जो केस सुन रहे थे इमरान ख़ान का उस हुक्म के बारे में कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए फ़ी MNA कहा है कि उनको तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे, जो कि बेसिकली प्रूव हो गया। और अटॉर्नी जनरल ने और जो चारों सूबों के अटॉर्नी जनरल ने इस बात की तस्दीक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था। इससे पहले कि हम मज़ीद इस मौजू के ऊपर बात करें, पहले हम ज़रा सा देख लेते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कौन हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनका। उनके वालिद जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट पाकिस्तान मूवमेंट के एक लीडर थे, जिनका कायद आज़म से बहुत नहायत करीबी ताल्लुक़ था। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने लंदन के लिंकन्स इन से जो है बारट लॉ किया और वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया अपनी वकालत का। उसके बाद 27 साल जो है उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और 2004 में उनको जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस जो है मुकर्रर किया गया 2009 में। 2009 से लेकर 2014 तक वो 5 साल जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे। ये भी एक बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। इसकी वजह ये थी कि अमूमन जो भी जज हाई कोर्ट में तयन जिनका होता है उनको पहले एक आम जज के तौर पे रखा जाता है और फिर वो एलिवेट होके चीफ़ जस्टिस बनते हैं। लेकिन इनके केस में ये पहली दफ़ा गालबन हुआ कि किसी को वकालत से करते करते उठा के उनको सीधा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया। 2009 से 2014 तक जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे और उसके बाद फिर उनकी तरक्की हुई और वो अब आजकल जो है जब से 2014 के बाद से अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पे काम कर रहे हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो लोगों की नज़रों में आना शुरू हुए जब से उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए जिससे ऐसा तासुर मिलता था कि वो जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अगर मैं आम फहम में कहूँ। इसका मतलब ये था कि वो जो थे फ़ौज के ऊपर काफ़ी तनकीद करने से गुरेज़ नहीं करते थे और अगर उनको ये महसूस, जिसमें मिसिंग पर्सनस का केस था, उसमें वो धरने का केस था जो लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो की दिया था फैज़ाबाद का धरना, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था पाकिस्तानी फ़ौज को। तो उससे एक अमूमन तासुर ये उभरना शुरू हुआ कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। एक तो ये पहलू है इस बात का। दूसरा ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की फ़ैमिली जो है वो लंदन में 2 फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स वो ओन करती है, जिसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया है अपनी रिटर्न्स में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि लोगों को पता चला कि आपके असासे कितने हैं और वो किस तरह बढ़े हैं। जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो ये एक इस तरह का इल्ज़ाम था जिसको काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, होना तो ये चाहिए था कि उसका वो जवाब देते, बताते कि भाई ये हमने कहाँ से पैसा हासिल किया और कैसे इस ख़रीदा इन फ्लैटों को। उन्होंने उल्टा जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये जो है इन्होंने ज़ाती अनात की बेस पे ये जुडिशल काउंसिल में दायर किया और मेरा जो है जो मेरी बीवी के एसेट्स हैं और उनका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि सबको पता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, उनके अगर ख़ानदान में भी कोई ऐसा एसेट हो जिसके बारे में वो जवाब ना दे सकें तो ये समझा जाता है कि वो गैर क़ानूनी तौर पे हासिल किया गया है। तो ये केस जो है अब तक पेंडिंग है। तो इस वजह से थोड़ा सा और ये एक दूरियां बढ़ गई हैं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की और हुकूमत की। अब ऐसा महसूस होता है कि ये लोग इस हालत पे आ गए हैं कि अब ये आमने सामने हो गए हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो अभी लेटेस्ट जो सबसे बड़ा ये हुआ कि उन्होंने कोई 1 हफ़्ता पहले एक नोटिस लिया, एक डॉन की अखबार का सो मोटो नोटिस लिया। तो इससे पता चलता है कि ऐसा महसूस होता है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने ये किया कि उन्होंने डॉन की एक ख़बर का हवाला दिया और उसका सो मोटो नोटिस लेते हुए हुकूमत को
ये समन जारी किया कि वो आके बताएं कि इमरान खान किस हैसियत में अपने जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उनको 50-50 करोड़ रुपए के फ़ंड्स दे रहे हैं जो कि अपने इलाकों की तरक्की के लिए ख़र्च करें। ये डॉन ने खबर लगाई थी बग़ैर तस्दीक किए हुए इस बात की। खैर वो जब केस आया तो ये 2 मेंबर्स की बेंच थी जिसमें एक ये थे और एक जस्टिस बाकर रज़ा थे। इन दोनों की बेंच ने जब अटॉर्नी जनरल को तलब किया कि आप बताएं पाकिस्तानी हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ और क्या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कोई हुकूमत का वज़ीर आज़म जो है 50 करोड़ रुपए ऐसे दे सकता है। तो उन्होंने आके इस बात पे जब अपनी हुकूमत की तरफ से तर्जुमानी शुरू की और 2 उसके जब सेशंस हुए थे तो ये जो है इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने उसको लार्जर बेंच तश्कील दे दी और लार्जर बेंच तश्कील देने के बाद उसमें 5 जजों को शामिल कर लिया और उसके बाद इस केस को सुनना शुरू किया और उस केस में काफ़ी अब तक जो है वो पेशरफ्त हुई। उसमें अटॉर्नी जनरल जो थे चारों सूबों के और वफाक के, उन्होंने आके दलाइल दिए और उन्होंने इस बात को कहा और लिख के दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया और ये ख़बर जो है ये गलत ख़बर है। इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस और जो 5 जो बेंच के जजेस थे उनमें से 4 ने अपना तफसीली फ़ैसला दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से वो मुतमईन है कि हुकूमत ने जो जवाब दिया है वो उनके लिए तसल्ली बख्श है। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके ऊपर अपना डिसेंशन का एक नोट लिखा है और वो नोट काफ़ी बड़ा है जिसमें उन्होंने बेसिकली ये कहने की बजाय कि वो इससे क्यों मुतमईन नहीं है टेक्निकली, उन्होंने उल्टा ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी गई और उनको सुनने की बजाय जो है चीफ़ जस्टिस ने उनको काम करने से रोक दिया क्योंकि उसके अगले हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो वो काम जो होता है जो आ जाता है 1 हफ्ते पहले आ जाता है कौन सी बेंच में बैठेगा, तो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वर्क करने का था, वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो अब ऐसा महसूस होता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने आ चुके हैं और अभी कल जो उन्होंने ये वाक़या पेश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पे और बाकी जजों पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो है उनको काम नहीं करने दे रहे और जो है ये चीज़ को पब्लिक में आना काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की उसमें सुबकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बहुत मोहतरम होते हैं, एहतराम के काबिल होते हैं लोगों की नज़रों में, लेकिन अगर आमने सामने आके इस तरह लड़ाई और झगड़ा शुरू कर दें, आपस में इख्तलाफात मंजर आम पे आने लगें तो ये बहुत अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। और वैसे भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्टैंडिंग है पूरी दुनिया के कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट्स में, पाकिस्तान जो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बॉटम ऑफ द लिस्ट पे है। 121 मेरे ख़्याल में कोर्टों में से पाकिस्तान का नंबर 118वां आता है, तो उससे आप अंदाज़ा लग सकते हैं हमारी जुडिशरी कहाँ पे खड़ी है। और उसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जुडिशरी का तासुर सही करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चौधरी एतज़ाज़ अहसन जो कि बहुत बड़े एक लॉयर हैं और एक प्रोमिनेंट लीडर भी हैं, उनका मैं एक बयान देख रहा जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के इस ख़त से ये ज़ाहिर होता है कि मौसूद जो हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और उसकी असल फ्रस्ट्रेशन जो है वो पिछले 1 हफ़्ते का ये फ़ैसला नहीं है बल्कि वो उसके ऊपर है कि वो अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी बीवी के जो असासाजात जो लंदन में थे उसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे हैं और अब उसका जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन वो इस तरह उतार रहे हैं कि वो हुकूमत के हर फैसले के हुकूमत को हर दफ़ा आड़े हाथों लेते हैं। और दूसरा एक चीज़ और जो सबसे नुकसानदेह साबित हुई है इस पूरे मामले में कि उन्होंने आज से कुछ साल पहले हुदैबिया पेपर मिल का नाज़रीन एक बहुत अहम मामला था जिसमें जो नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ बहुत संगीन इल्ज़ामात थे कि हुदैबिया पेपर मिल के ज़रिए उन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की। उसके ऊपर इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ कि अब हुदैबिया पेपर मिल का केस उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा इसको अब दोबारा से रिव्यू पे नहीं लिया जाएगा और उन्होंने ये कह दिया कि वो जो है उसके ख़िलाफ़ अदरवाइज़ उसके हुदैबिया पेपर मिल की वजह से जो है नवाज़ शरीफ और इनके जो पूरा ख़ानदान है वो बहुत सीरियस मसले में आ सकता था। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उनको बचाया है।
नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसके ऊपर अपना एनालिसिस देता हूँ आगे मुझे क्या नज़र आ रहा है। देखिए, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं 2023 में उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बनने की जो है वो शुरू हो जाएगी। और ऐसा महसूस होता है कि ये अब आने वाले जो दो साल हैं इसमें कुछ ना कुछ फ़ैसला होगा और ये ऊँट किस करवट बैठता है वो हमें देखना होगा, क्योंकि उनका जो एक आम तासुर ये कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो एक बहुत बड़ा रियासत के लिए जो है एक मसला पैदा कर देगा। और उसकी वजह ये कि देखिए, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज़ हैं बेपनाह कुर्बानियाँ दे के उन्होंने हमारे मुल्क को जो है दहशतगर्दी से बचाया है, वरना हमारा मुल्क जो है आज इराक़, लिबिया और शाम का हाल आपके सामने है। अगर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं अपनी बेपनाह जानी कुर्बानियाँ ना दें और उन्होंने ना बचाया होता इस मुल्क को, तो ऐसे में उनको डीमोरलाइज़ करना किसी जज की तरफ से और उनकी हर बात पे टोकना उनको और उनको बुरा भला कहना और ये कहना कि ये जो हैं एक्सीड करती हैं अपने मैंडेट से, ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देगा हुकूमत पाकिस्तान के लिए 2023 में। तो अब देखना ये कि अगले 2 साल में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो किस तरह अपना बिहेवियर रखते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके बारे में आखिर में क्या फ़ैसला करती है। एक फ़ैसला ये भी हो सकता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दे क्योंकि वो अपने असासे के सोर्स बताने में नाकाम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।